सभी का। मेरा नाम है अमृतांशी जोशी और हमारे इस खास कार्यक्रम नेताजी घर पर हैं मैं आज हम आप पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर के घर पर। कृष्णा गौर जो कि 2018 में विधायक के तौर पर चुनी गई थी, भोपाल की पहली महिला विधायक हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, इनके जो ससुर हैं, जो बाबूलाल गौर हैं, वो मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने गोविंदपुरा में लंबे समय तक राजनीतिक सफर अपना जो है वो तय किया है। लगभग 10 बार चुनाव जीतकर, अगर हम खास तौर से बाबूलाल गौर की बात करें, 2013 तक उन्होंने अपना आखिरी चुनाव लड़ा था, लेकिन स्वास्थ्य के परेशानियों के कारण उसके बाद वो सीधा आ पहुंचे थे यहाँ पर। और उसके बाद गोविंदपुरा की जो कमान है उन्होंने अपनी बहू को सौंपी, कृष्णा गौर को सौंपी। और ये आप तस्वीरें देख ही रहे होंगे, बाबूलाल गौर का जो राजनीतिक सफर है वो काफी लंबा रहा है। तमाम राजनीतिक नेताओं के साथ उनकी यहाँ पर तस्वीरें हैं। और कृष्णा गौर 2018 में विधायक चुनकर आई, लेकिन उसके बाद से ही कृष्णा गौर ने जो है लोगों के दिलों में अपनी जगह बसा ली। खासतौर पे बात करें, भोपाल की पूर्व महापौर भी कृष्णा गौर रह चुकी हैं, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और ओबीसी को जो है खास तौर से रिप्रेजेंट करने में इनका एक खास हम कह सकते हैं चेहरा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाबूलाल गौर की, इनके घर पर, क्योंकि आज हम आए हुए हैं यहाँ पर। आप देखेंगे तो उनके बेटे भी इसमें आपको नज़र आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं और उनके साथ आपको इस तस्वीर में कृष्णा गौर भी दिख ही रही होंगी। खास तौर से जब उमा भारती को हटाया, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, उसके बाद बाबूलाल गौर ने जो है मध्य प्रदेश की बतौर मुख्यमंत्री कमान संभाली थी। उसके बाद अब उनके राजनीतिक और पारिवारिक जो है हम कह सकते हैं सफ़र को पूरा कर रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं नेता कृष्णा गौर। आज उनके साथ दिन भर हम इस सफ़र में रहने वाले हैं और इस सफ़र में आज उनके साथ क्या क्या होता है, क्योंकि वो दोबारा से प्रत्याशी भी बनी है इस विधानसभा से, कैसा उनका दिन भर का सफर रहेगा आज आपको दिखाते चलेंगे। कृष्णा जी का मैं स्वागत करूंगी, आपसे मैं चाहूंगी आप बैठे, हम आपसे चर्चा करेंगे। कृष्णा जी, बेहद ही खूबसूरत सा घर है आपका। थोड़ी से हम पास्ट में जाना चाहूंगी मैं, कैसे राजनीति में आना हुआ, क्योंकि आपका जो परिवार है वो एक गढ़ की तरह गोविंदपुरा आपके परिवार के लिए है। बाबूलाल गौर जी ने जो है विरासत संभाली, अब आप संभालती हुई नजर आ रही हैं। राजनीति में एंट्री कैसे हुई? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक परिवार वातावरण मुझे यहाँ भी मिला है और मेरे मायके में भी मिला है, जहाँ पिता के घर में जब मैं रहती थी तो पिताजी समाज सेवी थे, तो एक माहौल लोगों का आने जाने का वहाँ रहता था। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और इस दृष्टि से एक माहौल जो राजनीतिक परिवार का होता है वो मायके में भी रहा। और जब शादी होकर इस घर में आई, इस परिवार में आई, तो यहाँ बाबूजी का पूरा सानिध्य मिला, बाबूजी का आशीर्वाद मिला। और बाबूजी को जिस प्रकार से मैं काम करते हुए देखती थी, मुझे खुशी इस बात की है कि बाबूजी की सेवा समर्पण के साथ और खासकर गरीबों के लिए जिस प्रकार होती थी, अद्भुत होती थी। वो चीज़ मेरे गहरे मन पे बहुत बैठ गई थी और मुझे अच्छा लगता था कि बाबूजी इतना समर्पित होकर गरीबों की सेवा करते हैं। और जब हर चुनाव में उनको विजय मिलती थी तो चारों तरफ से यही आवाज़ सुनाई देती थी कि गरीबों के मसीहा अगर कोई है तो वो बाबूजी हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, बचपन में आपने किस तरीके से जब अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया, और क्या हमेशा से मन में था कि नहीं राजनीति में ही जाना है, क्योंकि इस परिवार में आने के बाद तो सारे परिदृश्य बदल गए होंगे? नहीं, कभी सोचा नहीं था राजनीति में आने के लिए। मेरे को परिस्थितियां लेकर आई राजनीति में, कभी नहीं। हाँ, मन में सेवा का भाव था, समर्पण के साथ भाव था और साथ ही साथ हमेशा से ये सोच थी कि अच्छे लोग चुनकर आना चाहिए, अच्छी सरकार बनना चाहिए जो सही अर्थों में लोगों के विश्वास पर खरा उतरे। तो मुझे लगता है कि वो अवसर मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया, बाबूजी का आशीर्वाद मेरे साथ था और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का सहयोग मुझे मिला, जनता का विश्वास मुझे मिला, राजनीति मेरे लिए फिर प्राथमिकता हो गई। बहुत प्यारा सा आपका मैंने देखा है पोता है, बहुत प्यारा है वो। परिवार के साथ भी आप हर त्योहार मनाती हुई नजर आती हैं। कैसे राजनीति और परिवार के समय के बीच में टैकल करती हैं आप सब? देखिए, परिवार मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुझे लगता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता ही हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई हमारा परिवार है। परिवार आपको ताकत देता है, परिवार आपको संबल देता है, परिवार आपको सारी नकारात्मकता से दूर करता है। और चूंकि राजनीति का क्षेत्र है तो स्वाभाविक रूप से सकारात्मकता भी नकारात्मकता दोनों हमें देखने को मिलती है।
लेकिन बाहर की नकारात्मकता उस समय घर आकर परिवार में आकर सकारात्मकता में बदल जाती है जब पोता आके गले लिपटता है, बच्चे साथ में बैठते हैं, हम हंसते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। तो परिवार हमेशा से मेरी प्राथमिकता रही है। मेरा बहुत प्यारा पोता है, बहुत प्यार करता है। प्यार से वो मुझे दादी नहीं बल्कि दीदा बोलता है। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इतना छोटा होने के बाद भी वो मुझे बहुत समझाता है। कई बार घर के सर्वेंट कोई गलती करते हैं और उनको मैं थोड़ी बहुत ऐसी डांट लगाती हूँ तो मुझे समझाता है कि दीदा उनको डांटना नहीं, प्यार से समझाना। तो मुझे लगता है कि ये परिवार की ताकत है, परिवार के संस्कार हैं। कृष्णा कौर जी के सफ़र में आज हम उनके साथ हैं और सबसे पहले वो यहाँ पर घर से निकलते ही भगवान के दर्शन पूजन करती हैं और भगवान का आशीर्वाद लिए बिना वो अपने घर से नहीं निकलती हैं। अपने चुनावी जो राजनीतिक सफ़र का आगाज़ है वो इससे करती हैं। इसके बाद उनके जो समर्थक हुए हैं वो उनसे मिलते हैं यहाँ पर और समर्थकों से वो चर्चा करती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि दिन भर उनका जो पूरा स्केड्यूल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। कृष्णा जी, समर्थक घर पर ही समर्थक आ जाते हैं और दर्शन पूजन के साथ आप दिन की शुरुआत करते हैं। जी जी जी, मुझे मेरी शुरू से आदत है कि घर से निकलते समय भगवान के दर्शन जरूर करती हूँ और ये संस्कार है हमारा जो शुरू से हमारे अंदर बना है। और अपने कार्यकर्ता जब इस प्रकार से आते हैं तो उनसे मिलना होता है, उनकी बातें और उनका साथ किस प्रकार से हम दे सकते हैं निश्चित रूप से उसके लिए हम सुनिश्चित करते हैं। हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, अच्छा, बूथ क्रमांक 311 के। हाँ। और ये इतने कर्मठ बूथ अध्यक्ष हैं लक्ष्मण गाय समुद्रे जी। ये इतने सालों से सिर्फ बूथ अध्यक्ष का काम देखते हैं। भले ही शारीरिक अक्षमता है लेकिन मन में जज्बा और जोश है भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का। कृष्णा जी, प्रेशर लगातार रोजाना बढ़ता है, कैसे आप हैंडल करती हैं? क्योंकि सबसे मिलना है, उनकी नाराजगी को दूर करना है, उनकी बात को सुनना है, कैसे जो है आपने ये एक संयम की जरूरत होती है, ये संयम कैसे लाया राजनीति में आने के लिए? राजनीति का दूसरा नाम ही संयम है। आपके पास अगर धैर्य या संयम नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति में अगर हम काम करने के लिए आए हैं तो हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। किसी ने आपसे नहीं कहा कि आप सेवा करिए, आप ही सेवा कर सकते हो, हम स्वेच्छा से सेवा करने गए। तो धैर्य और संयम तो अनिवार्य है। तो वह तो मेरे जीवन में प्रारंभ से ही रहा है। मैं राजनीति के क्षेत्र में काम करने आई तो धैर्य और संयम के साथ ही करने आई, क्योंकि मैं जानती थी कि लोगों की सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती, लोग नाराज होते हैं। आप 10 में से 9 काम कर देंगे, एक काम नहीं करेंगे तो वो नाराज होंगे। लेकिन लोगों को समझाना किस प्रकार से, उसकी भी एक कला होती है कि आप किस प्रकार से उन्हें समझाइश देते हैं। तो मुझे लगता है वो मेरे को ईश्वर ने दिया है और मैं अगर किसी को कहती हूँ, समझाती हूँ कोई बात तो बहुत अच्छे से समझते हैं। बचपन में आपके थोड़े मैं जानना चाहूंगी, चुनावी बातें तो हम करेंगे ही आपके क्षेत्र में पहुंच के। बचपन में जब खेल कूद किया करते थे, कौन सा ऐसा पसंदीदा खेल था और अपनी माता जी से क्या क्या सीखा? क्योंकि एक बेटी अपनी माँ से बहुत कुछ सीखती है और पिता से भी एक अलग रिश्ता है। आपका किस तरीके का रिश्ता था? मेरी माँ बहुत धार्मिक थी। मेरे में जो धर्म के संस्कार आए हैं वो मेरी माँ से ही आए हैं। मैं देखती थी कि कार्तिक के महीने में सवेरे 4 बजे से उठ के तुलसी जी की पूजा करना और जो तुलसी जी के गीत होते थे वो गीत सारे गाना। और प्रतिदिन मेरा संयुक्त परिवार था, लेकिन मेरी ताई जी और मेरी काकी को शायद मैंने पूजा करते हुए कम देखा, लेकिन मेरी माँ को मैंने हमेशा पूजा करते हुए देखा था। तो वो माँ के संस्कार मेरे अंदर इतने गहरे तक बैठे हुए थे और मुझ में ही नहीं है, मेरे सारे भाई बहनों के मन में, क्योंकि हम माँ को देख के ही सीखते हैं। बिल्कुल। तो धार्मिक, मेरी माँ बहुत धार्मिक थी और नाम आनंदी था। उनके आने से घर में आनंद ही आनंद आया। और धार्मिक थी तो पूरे घर में धर्ममय वातावरण बना रहता था। सारे रीति रिवाज, सारी परंपराएं, सारे त्यौहार उन्हीं से सीखे। तो मुझे लगता है कि वह संस्कार मेरे साथ माँ से शुरू हुए थे जो आज तक है और अब मैं अपने बच्चों में वो देने का काम कर रही हूँ। खेलों में जहाँ तक बात है, मैं शुरू से स्कूल में बहुत मेधावी छात्रा रही, पढ़ने में होशियार थी। टीचर्स की मैं बहुत लाडली हमेशा होती थी। स्कूल में भी मेरे को सारे टीचर्स बहुत पसंद करते थे और बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे स्कूल में हुआ करते थे। तो स्वभाव मुझे लगता है बचपन से ही मेरा ऐसा था कि मैं सबको साथ लेके चलती थी।
और मैं पढ़ाई में भी होशियार थी, तो टीचर्स के लिए भी मैं बहुत उनकी लाडली थी कि ये अच्छा पढ़ती है, इसको आगे बढ़ाएंगे। या बहुत फिर मैं गेम्स में भी, मुझे गेम्स का भी शौक था। मेरे को सारी मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि कौन सी कला है, कौन सा गुण है ऐसा जो नहीं है तुम में, तुम सब कुछ कर सकती हो। उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन आज जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बचपन के संस्कार जब बड़े होते हैं तो वही परिमार्जित होते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने बास्केटबॉल खेला, बहुत अच्छा बास्केटबॉल में खेलती थी। बहुत हमने इंटर कॉलेजेस कंपटीशन में भी भाग लिया, इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी हमने पार्टिसिपेट किया था। फिर उसके आगे पढ़ाई के कारण फिर हमारा गेम्स छूट गया, क्योंकि फिर मैं बीएससी करने कॉलेज चली गई, और बीएससी करने के बाद फिर मैंने एमए ज्योग्राफी में एमए किया, और अभी भी मैं एलएलबी कर रही हूँ। मेरा अभी 3rd ईयर चल रहा है। बताइए, देखिए राजनीति के साथ अभी पढ़ाई भी जारी, क्योंकि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। कृष्णा जी, आपने जैसा बताया बहुत ही विषम परिस्थितियों में आप राजनीति में आई। उस समय परिवार को बांधना आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उनके पिता बाबूलाल गौर जी को संभालना, अपने बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल परिस्थितियों में, लेकिन एक महिला के तौर पर आपने सबको बांध कर रखा। क्या यही गुण आपने राजनीति में भी लाए हैं, और कैसे उस वक्त आपने सब चीजों से स्वाभाविक रूप से जब आप परिवार अच्छा चलाते हैं तो आप घर के बाहर के काम को भी अच्छे से करते हैं। एक अच्छा परिवार चलाने वाला, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, वो बेहतर तरीके से सब कुछ समझते हुए मैनेज करता है। तो मेरा परिवार मेरे लिए हमेशा से प्राथमिकता रहा है। मेरे बच्चे अच्छे निकलना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। मेरी शुरू से कोशिश रही कि मैं बेटी हूँ तो एक आदर्श बेटी बनूँ, मैं बहू बनी तो एक आदर्श बहू बनी, मैं पत्नी बनूं तो एक आदर्श पत्नी, मैं माँ बनूं तो एक आदर्श माँ बनूं। तो ये भाव मेरे मन में शुरू से था। तो मैं हर चीज़ को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती थी, इसमें परफेक्शन लाना चाहती थी कि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले मुझ पर। तो राजनीति के क्षेत्र में जब मैं आई तो मैंने उसका भी बहुत अध्ययन किया कि एक सफल राजनेता को कैसा होना चाहिए। कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए आपसे। हालांकि बात सही है कि राजनीति में बहुत लोग नाराज़ होते हैं, फिर भी कोई बाहरी नाराजगी हो सकती, पर मन की नाराजगी, किसी के अंदर की नाराजगी ना हो, ये कोशिश मेरी होती है। जैसा कि कृष्णा जी ने बताया कि एक महिलाओं के जो रोल्स होते हैं वो कितने ज़्यादा होते हैं, माँ के तौर पर, एक बेटी के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर, और वो हर रोल को निभाते हुए कृष्णा गौर जी आज यहाँ तक पहुँची हैं। और अभी हम उनके साथ चल रहे हैं चुनावी सफ़र में, और जानेंगे कि कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं, क्योंकि कृष्णा जी ने हमें बताया कि कार्यकर्ता इंतज़ार करते हैं कि कब जो है उनका नेता आए और वो फिर उनके प्रचार प्रसार में भाग लें, और यही चुनावों का असली रंग होता है। कृष्णा गौर अपने क्षेत्र में पहुंच चुकी हैं, और यहाँ पर उनको जो है लोग फलों से तोल रहे हैं। ये कृष्णा गौर को लेकर जो है खास तौर से उनके इस वार्ड में प्यार है। वार्ड नंबर 72 में हम हैं, और यहाँ पर कृष्णा जी हुई हैं। आपको फलों से तोला जा रहा है यहाँ पर। क्या ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है और प्यार है जो इतना आपसे जो है अटैच्ड है यहाँ पर लोग? ये मेरे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का देवतुल्य कार्यकर्ता है, जो हर समय भारतीय जनता पार्टी का ध्वज हाथ में उठाए पार्टी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता है। और ये वह कार्यकर्ता है जो किसी कीमत पर कभी बिकाऊ नहीं होता। कांग्रेस हमेशा प्रलोभन देती है, हमारे कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी बिकाऊ नहीं है, वो कभी इनके झांसे में आता नहीं है। आज भी आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं जो लगातार इस चुनाव में अपनी भूमिका निष्ठा के साथ निभा रहे हैं, और मुझे विश्वास दिला रहे हैं कि आने वाले 3 दिसंबर को आप परिणाम देखना कि हम कार्यकर्ता आपको कैसी विजय दिलाएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है कृष्णा गौर जी अपने प्रचार के लिए निकल रही हैं। कृष्णा गौर के
विधानसभा क्षेत्र में आज हम मौजूद हैं और देखिए जब नेता प्रचार के लिए निकलता है तो मात्र सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं निकलते हैं। यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं के घर पर बैठकर जो है उनसे चर्चा करते हैं, कुछ जो हम कह सकते हैं आत्मिक पल भी बिताते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कृष्णा गौर जी जो हैं देखिए यहाँ पर जो है चर्चा कर रही हैं, नाश्ता भी कर रही हैं अपने समर्थकों के साथ और उनके समर्थक उनको कह भी रहे हैं कि आपसे पहले ही कहा था कि नाश्ता करके मत आइएगा। आप कह रहे थे कि नाश्ता करके मत आइएगा। जी बहन है ना, हाँ। बहन को सब खिलाना है हमें अच्छा और वोट भी दिलवाना और 1 लाख वोटों से जितवाना है। अच्छा। जी हाँ। कितनी मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में अपनी बहन के लिए? मेहनत रात दिन, फुल मेहनत, 24 घंटे पूरी मेहनत। अच्छा। जी तन मन से। अच्छा कृष्णा जी, आप भी देखिए अक्सर हम देखते हैं कि वोट मांगते हैं लेकिन आप तो बिल्कुल अपने घुल मिल जाती हैं कार्यकर्ताओं के साथ, उनके घर पे आप नाश्ता भी कर रही हैं। कितना आत्मीय पल होता है और कैसे ये आपको काम आता है अपनी राजनीति में? नहीं, गोविंदपुरा का एक एक घर मेरा परिवार है और हर परिवार मुझे बहन का दर्जा देता है, बहन का मान सम्मान देता है। हम आज जिनके घर में हैं, हमारे कामता भैया जिनको मैंने राखी बांधी है और वो हमेशा जब भी मैं यहाँ आई बिना कुछ खाए पिए नहीं गई और मुझे ही नहीं वो सभी को कराते हैं। तो आज भी आप देख रहे हैं कि सभी को, लेकिन साथ में उनकी एक और सीख भी है कि ज़्यादा समय यहाँ वेस्ट नहीं करना, नाश्ता अपन बाद में अच्छे से करेंगे, अभी थोड़ा बहुत लेके आगे बढ़े। देखिए दीदी इतनी मेहनत करती हैं और किस तरीके से आप लोग उनका साथ देते हैं और कितनी मेहनत करते हुए उनको देखते हैं? दीदी हमारी विधायक जी घर घर जाती हैं, घर घर प्रचार हो रहे हैं और मतलब हमको इतनी सारी सुविधा मतलब हमारी विधायक जी ने अभी करवाई हैं कि मतलब हर गली में रोड डले हुए हैं, नाली की सुविधा है और हमको 3 साल से सब लोगों को गल्ला फ्री मिल रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कभी किसी पार्टी में नहीं जाते। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो वादा किया था हमारी सब बहनों से कि हम लाडली बहन योजना लाएंगे, वो लेके आए। लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए, सारी योजनाएं तो उन्होंने लेके आ गए। और कांग्रेस तो जब आती है, जब मेंढक की तरह, जैसे बारिश में मेंढक टर्राते हैं ना, टर 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 ऐसे टर्राते हैं वो, तो कांग्रेस वालों को तो हम वैसे भी सुपड़ा साफ करेंगे। और सबसे ज्यादा योगदान सारी महिलाओं का उनको मिल रहा है। कृष्णा जी, आप पैदल पैदल घूम रही हैं, अब जो है आप कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर बैठ के खाना खाएंगी, उन्हीं के साथ अपना दिन साझा करती हैं, इसलिए उन्हीं के साथ जो है अपना बैठकर आप लंच ब्रेक लेती हैं। हाँ, माली खेड़ी के एक एक घर, शबरी नगर का एक एक घर, अभी हमारा आज वार्ड क्रमांक 72 के डोर टू डोर का हमारा प्रचार है और हमारी कोशिश है कि कोई भी मतदाता से संपर्क हमारा ना छूटे। और इस दृष्टि से आपने देखा होगा कि सवेरे से हम एक एक घर, एक एक द्वार पहुंच रहे हैं और जो आशीर्वाद हमको मिल रहा है वो अभूतपूर्व आशीर्वाद है। सफर में राजनेता के साथ तो हम चल ही रहे हैं, लेकिन एक राजनेता को उसकी गद्दी तक पहुंचाने वाली होती है जनता। राजनेताओं ने अपने काम तो गिना दिए, कृष्णा गौर ने अपने कामों को जरूर गिनाया, लेकिन जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कृष्णा गौर ने किस तरीके का काम किया है और अगर उनको कुछ नंबर देने होंगे तो वो कितने नंबर देंगे 10 में से। भाई साहब, आप इसी क्षेत्र से हैं? नहीं, बाहर से हैं। बाहर से हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम इंदौर से हैं। इंदौर से हैं। कैसा विकास दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, अच्छा है विकास। 10 में से अगर नंबर देने होंगे तो कितने देंगे? 9 तो देंगे सही। 9 तो देंगे। डेवलपमेंट अच्छा है। अच्छा, रोड वगैरह सब? जी क्लीन है, एक नंबर क्लीन है, यहाँ से लेके पूरा अंदर तक क्लीन है। क्या आप बताइए कितना विकास दिखता है इस क्षेत्र? नहीं, बढ़िया है, भाजपा का अच्छा विकास है इस क्षेत्र में, पहले से जो है काफी विकास है। मौजूदा विधायक को अगर 10 में से नंबर देने होंगे तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 8 नंबर तो बिल्कुल देना चाहिए। 8 नहीं जाती। भाई साहब, आप भी इसी क्षेत्र से हैं, आप कितने नंबर देंगे मौजूदा विधायक को? मैं 5 ही नंबर दे सकता हूँ इस समय तो मैं बस विधायक को। क्यों, ऐसा क्या है, इतने कम क्यों? आप अभी किस रूट से आए हैं? हम लोग ये करौद से होते हुए आए हैं। आपको रूट कैसा दिखा? थोड़ा बहुत तो देखिए पथरीला सा था, है ना। यहाँ पे जो रोड बनता है ना, यहाँ पे सिर्फ पैचेस लगते हैं, रोड नहीं बनता है। हमें रोड चाहिए ताकि गाड़ी में इंसान को जाने में आसानी हो। और आप कह रही सरकारी स्कूल का हालात, सरकारी स्कूल में जाके आप देखेंगे तब पता लगेगा टीचर्स क्या कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। ये सिर्फ कहने के लिए सब चीज़ें अच्छी लगती है, पर जो वास्तविकता होती है ऑन ग्राउंड वो सही नहीं होती। कृष्णा जी, अब दोपहर से रात हो चुकी है,
अब अगले दिन की तैयारी करनी है, अभी कितनी एनर्जी है, क्या अभी तक चलता रहेगा प्रचार? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। मुझे जो इतना प्यार सम्मान मिलता है, इससे नई ऊर्जा मिलती है। लोगों के मन में जो भरोसा मेरे प्रति है वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, और मुझे लगता है कि मेरा जीवन अब इन्हीं के लिए समर्पित है। और ज़्यादा ऊर्जा से काम करने को की प्रेरणा मिलती है, और लोगों के मन में, आंखों में जो विश्वास मैं देखती हूँ वो मुझे काम करने की ताकत देता है। तो अब मैं बिल्कुल नहीं थकी, कल के लिए फिर तैयार हो जाऊंगी। कल सुबह से फिर निकल पड़ूंगी जनसंपर्क के लिए, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, समस्याओं को सुनना, निराकरण का आश्वासन देना, और 17 तारीख के लिए उनसे आशीर्वाद मांगना। मैं चाहूंगी अब चलते नहीं। कृष्णा जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, कांग्रेस के रविंद्र साहू आपके सामने खड़े हुए हैं, क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज या ऐसी कौन सी कला कृष्णा गौर में है जो कि कांग्रेस को हरा सकती है, और कांग्रेस को कैसे टक्कर देने वाली? नहीं, मेरे खुद में कोई कला नहीं है। मेरे कार्यकर्ता ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कार्यकर्ता अगर अच्छा है, कार्यकर्ता निष्ठावान है, कार्यकर्ता परिश्रमी है, तो वो हर चुनौती का सामना सफलता में बदल देता है। और गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है। वो मेरे कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हर चुनौती के साथ मेरे साथ खड़ा हुआ है। इस चुनाव में भी सारे कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर ये संकल्प लिया है कि हम इस बार गोविंदपुरा में एक नया इतिहास रचेंगे। रविंद्र साहू हमारे लिए कभी चुनौती इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो नेता ही नहीं है, वो तो एक व्यापारी है जो व्यापार करने आया है। वो मात्र 2 महीने पहले उसे चुनाव लड़ने की इच्छा हुई और वो चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में आ गया। वास्तव में तो वो एक व्यापारी है जो व्यापार करने आया है। हम तो जनता के सेवक हैं, हम सेवा करने आए हैं, और इतने सालों से जो सेवा की है इसलिए जनता बार बार आशीर्वाद देती है। इसलिए कांग्रेस हमारे सामने चुनौती नहीं है। हमें जनता का अपार प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और इस जंग को हम बहुत अच्छी तरह से लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आपका दावा है कि गोविंदपुरा में कमल खिलेगा। प्रदेश का क्या? प्रदेश में भी टक्कर का मुकाबला है, लगातार हम देख रहे हैं। लाडली बहन आपकी सरकार लेके आई, किस तरीके से कांग्रेस को डिफीट करने की तैयारी प्रादेशिक स्तर पर है? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। सारे सर्वे भी यही दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, और इसलिए कांग्रेस के सारे नेता आपस में एक दूसरे को छीटाकशी कर रहे हैं। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, दोनों जो यहाँ के मुखिया हैं उनके दोनों के बेटे अपने अपने पिताजी के लिए मुख्यमंत्री की तारीख निर्धारित कर रहे हैं। अभी यही तय नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और एक प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख रहे हैं। अब सपने देखने का हक तो सभी को है, देखा करें सपने, लेकिन वो कभी हकीकत में नहीं बदलेंगे। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और हमारी सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, आज आपने समय दिया हमें, और आपको शुभकामनाएं आगामी चुनावों के लिए। विधायक कृष्णा गौर के साथ आज हम दिन भर थे, उनसे बातचीत की कि कैसे उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति तैयार की है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की कि वो नेता के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, जनता से बातचीत की कि जनता का क्या रुख है उनको लेकर, और इसी के बाद सभी क्षेत्रों में घूमने के बाद गोविंदपुरा के हमने तैयार किया है एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। मौजूदा क्योंकि एमएलए है, पहली बार की महिला विधायक है, और ये जो पेपर आप देख रहे हैं इसमें है एमएलए का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें कृष्णा गौर गोविंदपुरा विधानसभा है। 5 मापदंडों पर जनता ने उनको जो है वो मार्क्स दिए हैं, जो 5 चीजें उन्होंने गिराई थी कि उन्होंने काम किया है। सड़क, सरकारी अस्पताल का निर्माण उन्होंने जैसा कि किया, यानी कि चिकित्सक सुविधाएं कितनी हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से हुआ, शिक्षा की सुविधाएं क्योंकि बड़ी संख्या में देखिए युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, वो किस तरीके से हुई, और खास तौर पर मध्य प्रदेश में एक जो अभियान चला है घर घर जल पहुंचाने का। सड़क के मामले में अगर हम बात करें तो 8 नंबर है, क्योंकि कुछ जनता को ऐसा लगता है कि अभी भी कई क्षेत्रों में सड़क की सुधार की ज़रूरत है। इसके अलावा सरकारी अस्पताल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि सरकारी अस्पताल जो यहाँ पर बनाया गया है उनकी मेहनत से वो कहीं ना कहीं दोबारा से काम आ रहा है। बाकी BHL का अस्पताल तो है ही, एम्स भी यहाँ पर है। इसके अलावा योजनाओं का क्रियान्वयन, इसमें कृष्णा गौर को अच्छे खासे हम यहाँ पर जो है जनता ने नंबर दिए हैं, खासतौर से क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि कई ऐसी योजनाएं हैं खासतौर से गरीब तबके के लोगों का कि अच्छी खासी सुविधाएं उनको लगातार मिल रही हैं, इसलिए 9 नंबर उनको यहाँ पर दिए गए हैं।
शिक्षा की सुविधाएं, क्योंकि एक कॉलेज खोला गया है, सीएम राय स्कूल 100 करोड़ का यहाँ पर खोला गया है, बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ पर पढ़ते हैं, इसलिए उनको शिक्षा सुविधाओं में 8 नंबर है। और क्योंकि घर घर जल, नर्मदा जल पहुँचाने का काम किया गया है और लोग इससे संतुष्ट भी हैं, इसलिए 9 नंबर। कुल मिलाकर 50 में से 41 नंबर यहाँ पर कृष्णा गौर को उनके एमएलए रिपोर्ट कार्ड में मिले हैं, जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि वो अपने कामों में पास है। लेकिन पास या फेल 2023 के विधानसभा चुनाव की कुर्सी के लिए उनको जनता करती है या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में और खासतौर से भोपाल की विधानसभा सीटों पर अब मुकाबला और भी कड़ा होते जा रहा है। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह और रिजवान खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।